हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके लोदी वंश का जो सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। इतने लंबे समय अवधि के बीच में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। वे 5 वंश कौन कौन से थे, एक बार उनके नाम जान लेते हैं और उनका क्या क्रम था इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर कभी एग्जाम में आए ऐसे तो हम इस क्वेश्चन को गलत ना कर सके, इस वजह से इसे आपको बार बार रिवीजन कराया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे 5 कौन से वंश थे जिन्होंने शासन किया था। पहले वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और जो सबसे अंतिम वंश था वह था लोदी वंश था। ये 5 वंश थे। इन पांचों वंश के बारे में हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 वंशों के बारे में कह सकते हैं कि गुलाम वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है, जो आपके परीक्षा के हिसाब से या परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वे सभी पॉइंट आपको बता दिए गए हैं और हम लोग अभी खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। खिलजी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो खिलजी वंश का कार्यकाल कितना बताया गया था? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक बताया गया था। इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश था जिन्होंने सबसे कम शासनकाल किया था। क्या सबसे कम शासनकाल किया था? इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि यह ना ही किसी चुनाव के द्वारा, ना ही षड्यंत्र के द्वारा, ना ही वंशानुगत के अधिकार पर इन्होंने अपनी सिंहासन पे आसीन होते हैं, बल्कि इन्होंने अपने शक्ति के दम पे दिल्ली सिंहासन को आसीन करते हैं। हम लोग अब इस वंश के संस्थापक की बात की जाए तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इस वंश के संस्थापक। खिलजी वंश के जो दूसरे शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल कब से है? 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल होता है। अब हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल वाली क्लास हम लोग कुछ जो पॉइंट भूले होंगे उसको याद हो जाएगा या रिवीजन हो जाएगा, और जो आज की क्लास का उसको हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे ताकि आज वाली क्लास हम आसानी से समझ सकें। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि खराज किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया था। उस खराज का मतलब ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो किसान वर्ग होता था उनसे लगान के रूप में उनकी उपज का लगभग 50% वे लगान लेते थे। किसानों से लगभग 50% वे लगान लेते थे। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान होता है जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराकर उस पर लगान वसूलता था। कह सकते हैं कि जितना आपका भूमि होता था उस हिसाब से आपका लगान निश्चित किया जाता था। उसके साथ ही साथ ये भी उन्होंने इस व्यवस्था को कह सकते हैं कि जो भूमि पैमाइश करके लगान वसूलने की व्यवस्था को कहा जाता था, मुसाहत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नबील कर की कल लगाते हैं। कौन से 2 नवीन कर थे उनके बारे में जान लेते हैं। वे नवीन कर थे, एक मकान कर था, दूसरा चराई कर था। क्या था? मकान कर और दूसरा चराई कर। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल में या उसके पहले भी कुछ कर लग रहे थे, जैसे जो जजिया कर था। आपको बताया गया था जजिया का क्या मतलब बताया था, धार्मिक कर होता था। वे हिंदू धर्मों से लिया जाता था। जो हिंदू धर्म के लोग अगर अपने पवित्र स्थानों पर जाते थे वे टैक्स के रूप में देते थे, फिर उसके बाद वे उस स्थान पर जाते थे। उसके बाद आप आयात निर्यात, जैसे आप व्यापार वर्ग के हैं या व्यापारी हैं तो जो वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं उस पे टैक्स देना होता था। उसके साथ ही साथ है सिंचाई, जैसे आप फसल का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप कुछ सिंचाई या कह रहे हैं फसल को सींच रहे हैं तो उस पे भी टैक्स देना पड़ता था। ये जो टैक्स होते थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पहले जो चले आ रहे थे उतना ही लगान उस पे लिया जाता था। इस प्रकार देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किसान वर्गों से पहले जो पहले होता था खराज जो होता था लगभग 50% उसमें, और ये 20% और हो गया, लगभग 70 से 80% लगान के रूप में वसूल करते। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। वह नया विभाग कौन सा होता है इसके बारे में बताया गया था, दीवाने मुसद खराज। कौन था? दीवाने मुसद खराज। ये ऐसा विभाग होता था जो किसान अपने लगान को बकाया रख लेते थे, वो इस किसान के बकाए हुए पैसे को एक रजिस्टर में तैयार किया जाता था वे, और ताकि आगे चल के भी उनसे पैसा वह वसूल सकें। इसीलिए
दीवाने मुसद्द खराज विभाग की स्थापना की गई बकाया गए लगान की वसूली के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिन्होंने केंद्र में एक बड़ी सेना रखती है। बड़ी सेना, वह भी अस्थाई सेना, अस्थाई और बड़ी सेना रखते हैं। साथ ही साथ उन्हें नगद वेतन देने का प्रावधान करते हैं। केंद्र में एक अस्थाई सेना, एक बड़ी अस्थाई सेना रखते थे और साथ ही साथ उन्हें नगद वेतन देते थे। इसके अलावा उन्होंने कह सकते हैं कि साम्राज्य में कह सकते हैं कि सैन्य विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने सैनिकों के हुलियों को लिखने का विवरण तैयार किया। उसके साथ साथ घोड़ों को दागने की प्रथा तैयार की है। जब घोड़ा दागा रहेगा या घोड़े पर कुछ सिंबल लगा रहेगा तो अगर कोई भी सैनिक उस घोड़े को दोबारा लेके एंट्री कराता है तो उसको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वजह से इन्हें घोड़ों को दागा जाता है ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके और उन्हें जो सुल्तान होते हैं उन्हें पैसा कम खर्च करना पड़े। एक ही घोड़े के बार उन्हें लगान या कह सकते हैं उन्हें दाम न देना पड़े। ये आपको बता दिया गया था और कुछ सरदारों जो प्रमुख सरदार थे उनके बारे में कल की क्लास में बताया गया था। आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताया गया था कि उनकी बाजार व्यवस्था के साथ साथ उनके बाजार व्यवस्था के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। बाजार व्यवस्था के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। आखिर अलाउद्दीन खिलजी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उन्हें बाजार में व्यवस्थित करना पड़ा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में इतनी बड़ी व अस्थायी सेना रखते हैं और उन्हें नगद वेतन देते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला तो उनके साम्राज्य से जो राजस्व था वो समाप्त हो रहा था और राजस्व समाप्त हो रहा था जबकि इतना राजस्व उनके खाते में था नहीं। और इतनी बड़ी सेना रखने के बाद उन्हें कहाँ से मैनेज किया जाए, ये बात थी। और देखा जाए तो उन्होंने इतनी बड़ी अस्थाई सेना रख दी। ये तो इस समस्या का समाधान के लिए वे तो इस सेना को उसमें से कह सकते हैं कि सेना को कम करें। अगर सेना को कम कर देते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी या कह सकते हैं जो खिलजी साम्राज्य की या खिलजी सुल्तानों की जो रणनीति थी, साम्राज्य विस्तारवादी नीति, वो पूरा नहीं कर सकते। इस वजह उन्होंने सेना की कटौती किए नहीं है, बल्कि सेना की कटौती के स्थान पर उन्होंने जो सेना का वेतन दिया जाता था उसमें कटौती कर दी है। अगर वे सेना के वेतन में कटौती नहीं करते, अगर वे किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करते हैं, ऑलरेडी कह सकते हैं पहले से ही अलाउद्दीन खिलजी किसानों से लगभग 80% के रूप में 80% है लगान वसूल कर रहा था। इस वजह से उन्होंने किसानों से लगान अत्यधिक वसूल करना नहीं सोचा। इन्होंने जो कह सकते हैं जो सैनिक थे उनके वेतन कम करने से सैनिकों ने विद्रोह करने की शंका थी। लेकिन इस समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने जो बाजार व्यवस्था थी उसका उपयोग किया। बाजार व्यवस्था का मतलब है जो सैनिकों की रोज़मर्रा की ज़रूरत होती थी उन ज़रूरतों को एक निश्चित मूल्य निर्धारित करते हैं। क्या कहते हैं? सैनिकों के वेतन क्या कहते हैं? कम कर देते हैं। वेतन कम कर देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं विद्रोह की शंका। क्या हो जाएगा? विद्रोह की शंका। जब देखा जाए तो विद्रोह की शंका होती थी। इस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने विद्रोह की दूर करने के लिए सैनिकों की जो रोज़मर्रा की वस्तुएं थी, सैनिकों की रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमत भी कम कर दी। ये उन्होंने बाजार व्यवस्था से अपनाया था। अगर जैसे किसानों के पहले वेतन 100 रुपये दिया जाता था, जैसे यहाँ कोई गोला बना दे, यहाँ पर बता दिया जा रहा है जैसे किसानों के यहाँ एक किसान है, उसका वो सैनिक है, इसका वेतन 100 रुपये है। सैनिक है वह सैनिक देखा जाए तो कुछ वेतन अपने खाद्य सामग्री में लगाएगा और कुछ वेतन अपने खेत या कह सकते हैं कि जो खेती बाड़ी होती थी उसमें लगाता था। कुछ आप कह सकते हैं सिंचाई विभाग में जाता था, कुछ अन्य जैसे उनके खान खर्च में जाता था और अपने कुछ संतानों पे जाता था। अब बाकी अन्य ऐसे थे। अन्य का मतलब ये नहीं कि जैसे उन्होंने अपने खर्च का बचा के रख लिया कि अपने बाबू सोना का रिचार्ज, ये वर्तमान समय में हो रहा है कि अपने बाबू सोना का रिचार्ज के लिए अन्य खर्चों में रख लिया जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। अगर यही 100 रुपये अगर उसको अपने अनाज पे, मतलब अगर आप मान लीजिए 35 रुपये खर्च हो रहा है, वही किसान जो है अब 80 रुपये पा रहा है।
वही सैनिक अब 80 रुपये वेतन पा रहा है, अब उसको उतना ही अनाज मिल रहा है 25 रुपये में। इस वजह से इस प्रकार देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था में जो बाजार व्यवस्था प्रणाली को अपनाते हुए उनके वेतन को कम कर देते हैं। क्या करते थे? वेतन को कम कर देते हैं। इस प्रकार जो पहले 100 था मिल रहा 80 मिला, और जो पहले अनाज को 35 रुपये मिल रहा था 25 रुपये में मिल रहेगा। ये था उनके। और उसके साथ ही साथ जान लेते हैं कि एक होता था खालसा भूमि। क्या होता था? खालसा भूमि, यहाँ लिख दे रहे हैं। खालसा भूमि क्या होता था, इसके बारे में जान लेते हैं। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी, यहाँ ऐसी भूमि होती थी, ऐसी ज़मीन लिख देते हैं, ऐसी ज़मीन होती थी जिस पर किसी भी नागरिक का, क्या? किसी भी नागरिक का आवंटन नहीं होता था। आवंटन नहीं होता था, बल्कि ये सुल्तान की ज़मीन होती थी। क्या होती थी? सुल्तान की ज़मीन होती थी। इसे खालसा भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि जो किसी नागरिक के लिए आवंटित नहीं की जाती थी या आवंटित नहीं होती थी, उस पर अधिकार केवल सुल्तान का होता था। जैसे वर्तमान समय में कहा जाता है, जैसे आपके राज्य में कोई भी ज़मीन होगी, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा तो वह राज्य सरकार की होगी। आपको अगर संविधान पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया कि जो भूमि होता है वह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इस वजह से वो होता है खालसा भूमि जो होती है सुल्तान की ज़मीन होती थी, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता था। सुल्तान ने सभी वस्तुओं के कह सकते हैं जो उनके बाजार व्यवस्था अपनाई थी, उन्होंने अन्य जैसे जो भी वस्तु होती थी उनके लिए अलग अलग मार्केट स्थापित किया था। जैसे अगर कोई वस्तु होती थी अनाज के लिए, उन्होंने जैसे हम कहिए साम्राज्य होता था, उन्होंने अनाज के लिए यहाँ एक मंडी बनाई थी। उसके बाद अनाज के साथ साथ जो फल मंडी मतलब फलों के लिए यहाँ ऐसे अन्य प्रकार कई प्रकार थे। उन्होंने जैसे जो भी वस्तु थी उसके लिए जैसे भिन्न भिन्न वस्तुएं होती थी, उनके लिए भिन्न भिन्न बाजार की व्यवस्था की गई थी। जैसे यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु के लिए यहाँ दूसरी वस्तु, यहाँ दूसरी, ऐसे अन्य प्रकार की वस्तुओं के लिए बाजार भिन्न भिन्न होते थे। हम जान लेते हैं जैसे जो व्यापारी होते थे और किसान होते थे, आखिर जो व्यापारी अनाजों को खरीदता था, क्या वह व्यापारी परमानेंट होता था या कैसे होता था, इसके बारे में जान लेते हैं। जो भी व्यापारी किसानों से अनाज खरीदते थे, वे व्यापारी अपने आप को वैसे यहाँ अपने आप को सहाने मंडी में, कहाँ? सहाने मंडी में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता था। सहाने मंडी में अपने आप को पंजीकृत करना अनिवार्य होता था। क्या होता था? अनिवार्य होता था। ये था व्यापारी के लिए। कोई भी व्यापारी होता था वो सहाने मंडी में जाके अपने आप को रजिस्टर करता था कि हाँ, हम एक व्यापारी हैं, हम इस चीज़ का व्यापार करेंगे। तब सरकार उन्हें अनुमति देती थी, तब वही व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। इसके पहले वे ऐसा कृत्य नहीं कर सकते थे। और किसान जो होते थे, वे अगर फसल चाहते थे कि उत्पादन कर लेते हैं, तो वह फसल को वे कह सकते हैं कि अपने घर पे उतना जमा नहीं कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत होती थी वे किसान उतना ही अपने आप को, या कह सकते हैं उतना ही अनाज स्टोर करते थे। अत्यधिक अनाज का स्टोर नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था अपनाई थी, जैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे अन्य वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार होती थी, और जो व्यापारी होते थे उनको पंजीकृत करना अनिवार्य होता था। साथ ही साथ किसान जो होते थे अपने आवश्यकता के अनुसार वे अत्यधिक फसल का स्टोरेज नहीं कर सकते। इन सब देखने के लिए, और जैसे ये सब इतने विभाग बन गए, इन सब देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार का मुखिया होता था उसकी नियुक्ति की। क्या होता था? बाजार का मुखिया को क्या कहा जाता था? बाजार के मुखिया को कहा जाता था क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत ये होता था। दीवान ए रियासत का मतलब होता है बाजार का मुखिया। बाजार का मुखिया, बाजार का मुखिया का मतलब ये होता था जितने भी जो भी कृत्य होते थे बाजार में, वो इसके देख रेख में होते थे। अगर जैसे कोई भी कृत्य उसमें गलत पाया जाता था, सबसे पहले सुल्तान इसको बुलाते थे दीवाने रियासत को। तब ये जाता था
सुल्तान जो भी पूछता था या फिर जो भी भ्रष्टाचार होते थे उसके बारे में पूछता था, तब ये बताता था। कौन था? दीवाने रियासत होता था। इसके साथ-साथ सहाने मंडी के बारे में जानना? सहाने मंडी जो होता था, इसका क्या कार्य था? सहाने मंडी जो होता था, ये बाजार का अधीक्षक होता था। क्या होता था? बाजार का अधीक्षक। ये बाजार का अधीक्षक होता था। इसके बाद देखा जाए तो जो दीवाने रियासत थे, दीवाने रियासत के बाद देखा जाए तो जो बाजार का मुखिया होता है कौन था? सहाने मंडी का या बाजार का अधीक्षक जो होता था, वह देख-रेख करता था। उसके बाद उन्होंने इन सब होने के बाद फिर उन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए क्या किया था? बाजार की न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने सराय अरब नियुक्त किए थे। किसे? सराय अरब। बाजार में जैसे जो भी कोई कार्य होता था जिसमें भ्रष्टाचार पाया जाता था, उस विभाग को न्याय देने के लिए उन्होंने सराय अरब की व्यवस्था की थी। क्या? सराय अरब। अगर देखा जाए तो जो नियम कानून अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था या जो भी उनके अधिकारी लोग बनाए थे, अगर वो नियम पूर्णतः लागू नहीं होते थे, जो विभाग उन पे उन नियमों को लागू करने में अच्छा विफल हो जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें कड़ी से कड़ी दंड देते थे या कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का कहना है। अगर जो भी कोई उस नियम को पालन करने में विफल हो जाता तो अलाउद्दीन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देता था। उसके बाद एक अलग विभाग बनाया गया था, अमीर-ए-दाद। अमीर-ए-दाद का क्या कार्य था? जान लेते हैं। अमीर-ए-दाद 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 ऐसा पद होता था जैसे जो कह सकते हैं जो प्रशासन में या कह सकते हैं कि जो साम्राज्य में उच्च पदों पे होते थे या जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, यहाँ लिखते हैं साम्राज्य में उच्च पदों पे वह प्रभावशाली व्यक्तियों एवं काजी जो साम्राज्य में उच्च पदों पे होते थे और जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे या काजी जो होते थे, अगर वे कोई भी गलत कह सकते हैं या गलत कृत्य करते हुए पकड़े जाते थे, वे जल्दी साम्राज्य में उपस्थित नहीं होते थे। उन सभी को जबरदस्ती लाने के लिए ये विभाग बनाया गया था। कह सकते हैं अमीर-ए-दाद एक नया विभाग बनाया गया था। जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे या जो काजी होते थे, उनको न्याय देने के लिए या कह सकते हैं उन्हें समाज में उपस्थित होने के लिए ये एक विभाग बनाया जाता था। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी विस्तार नीति के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।